प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। आज हम लोग एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट बायोलॉजी से हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा हो रही थी। आज हम उसी के क्रम में पार्ट 2 वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग टैडपोल, मेढक के टैडपोल लार्वा का नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो टैडपोल लार्वा जो होता है मेढक का, वो कौन सा उत्सर्जी पदार्थ को सिक्रीशन करता है, निकालता है। तो मेढक के टैडपोल लार्वा नाइट्रोजन पदार्थ जो है अमोनिया का सिक्रीशन करता है। तो उसे अमोनिया का सिक्रीशन करने वाले जंतु को क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक कहते हैं। जो स्वच्छ जल में जैसे मछली उभयचर होते हैं, ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी S3, जिसे अमोनोटेलिक भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक कहते हैं। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले को यूरिया का उत्सर्जन करने वाले को यूरिकोटेलिक कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को यूरियोटेलिक कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को यूरिकोटेलिक कहते हैं। टैडपोल का नाइट्रोजन उत्सर्जक पदार्थ अमोनिया होता है। एडल्ट फ्रॉग का यूरिया होता है। अगर एडल्ट फ्रॉग का पूछा जाए तो यूरिया होता है, उसका उत्सर्जक पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। कि यूरिया का उत्सर्जन जैसे स्तनधारी हैं और कार्टिलेज फिश जल में रहती हैं। कुछ ऐसी मछलियाँ जो जल में, कार्टिलेज फिश जो जल में रहती हैं, वो भी यूरिया का उत्सर्जन करती हैं। जैसे मेढक जब एडल्ट हो जाता है वो भी यूरिया का उत्सर्जन करता है, और स्तनधारी तो होते ही हैं। और तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों कि कार्टिलेज फिश भी, जो कार्टिलेज फिशेज होती हैं वो भी यूरिया का उत्सर्जन करती हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कार्टिलेज फिश आ जाए लिखा हुआ है तो वहाँ पे आपको यूरियोटेलिक होते हैं। वो कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, अगले क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेयर काऊ व बीज सीक्रेट फेरोमोन्स ड्यूरिंग। मेयर काऊ एंड बीज जो होते हैं, ये जो इंडिविजुअल होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, या फेरोमोन्स का सिक्रीशन कब करते हैं, स्ट्रेस साइकिल, जब इनके स्ट्रेस साइकिल चलता है। स्ट्रेस साइकिल मतलब इनकी बॉडी हीट होती है, एक बॉडी इनकी क्या होती है, स्ट्रेस साइकिल के बाद क्या होती है, हीट होती है। उस समय जो है ये क्या करते हैं, फेरोमोन का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, प्रजनन के लिए मेल को आकर्षित करने के लिए क्रियाएं होती हैं। तो स्ट्रेस साइकिल के द्वारा के समय ये फेरोमोन का सिक्रीशन करते हैं, जिससे मेल इनसे आकर्षित होता है। देखिए, पीडोजेनेसिस क्या है, जिन जो है लार्वा में जनन अंग उनके पूर्ण डेवलप होने से, मतलब एडल्ट होने से पहले विकसित हो जाते हैं, उसे पीडोजेनेसिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पीडोजेनेसिस कहते हैं। और यह कंडीशन, और उसी कंडीशन में रिप्रोडक्शन करने लगते हैं, मतलब लार्वा के कंडीशन में रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। पाउर जैसे अवस्थाएं दिखाई देने लगती हैं। तो लार्वा के समय में रिप्रोडक्ट प्रजनन करने लगते हैं, पाउर जैसी अवस्थाएं दिखाई देती हैं। इसको नियोटिनी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इन सम लार्वा कैरेक्टर इज रिटेन्ड इन ए एडल्ट, मतलब एक एडल्ट के जैसे वर्क करती हैं, एडल्ट के जैसे बिहेव करती हैं, तो इसे नियोटिनी कहते हैं। जबकि लार्वा में ही जनन अंगों का विकसित होना पेडोजेनेसिस कहलाता है। लेकिन सारी क्रियाएं लार्वा जो एडल्ट के जैसे करने लगे उसे नियोटिनी कहते हैं। नियोटिनी, जैसे प्रजनन क्रिया करने लगते हैं लार्वा के समय ही, तो उसे नियोटिनी कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नियोटिनी कहते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा फेज नहीं है, कौन सा फेज नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा फेज नहीं है, स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल जो होता है नॉन। अगला क्वेश्चन है, द हॉलो बॉल स्टेज इज इन एम्ब्रियो डेवलप इज कॉल्ड। भ्रूणी विकास में खोखला गोल अवस्था क्या कहलाती है। जब भ्रूण का डेवलपमेंट होता रहता है, उसलिए जो खोखला गोल अवस्था बनती है, उसे कौन सी अवस्था बोला जाता है, उसे ब्लास्टुला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जो ब्लास्टुला कहलाता है। भ्रूणी विकास में जाइगोट का जब विभाजन होता है, भ्रूणी कोशिकाओं का बारंबार विभाजन जो होता है, तो कौन सा विभाजन यहाँ पे होता है, यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है। प्रारंभिक भ्रूण में विभाजन एक के बाद दूसरा शीघ्रता पूर्वक होते चले जाते हैं, क्योंकि इनके फलस्वरूप बनी संतत कोशिकाओं में कोई वृद्धि नहीं होती। मेरे प्यारे दोस्तों, जब एक जाइगोट बनता है, एक जाइगोट के अंदर ही अनेक बार विभाजन होता है, लेकिन उनकी वृद्धि नहीं पाई जाती, मतलब उनकी संख्या बढ़ती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर आकार में जो वृद्धि नहीं होती है। अतः जाइगोट से प्रारंभ होकर
इन विभाजनों से बनने वाली लगभग 16 से 32 कोशिकाएं, जब 16 से 32 कोशिकाएं बन जाती हैं तो तब भी उतनी ही छोटी रहती है जितना जायगोट होता है। ध्यान दीजिएगा, उनमें कोई वृद्धि नहीं पाई जाती है। जायगोट जितना है उतना ही रहता है, जायगोट जितना रहता है उतने ही उसका आकार रहता है। तो कोशिकाएं जितनी छोटी पहले थी उतनी ही छोटी रहती है, मतलब लेकिन सेल क्या है 16 से 32 सेल हो जाते हैं, मतलब सेल डिवीजन हो जाता है, लेकिन 16 से 32 सेल हो जाते हैं, लेकिन उसका आकार में परिवर्तन नहीं होता है, उसी सेल के अंदर परिवर्तन होता है, जिससे कि भ्रूण माप में लगभग जायगोट के बराबर ही बना रहता है, लगभग जायगोट के बराबर ही रहता है। इसलिए भ्रूणी विकास की प्रारंभिक अवस्था को जायगोट का विदलन खंडीभवन कहते हैं। इसीलिए इस जायगोट के विभाजन को विदलन कहा जाता है, खंडीभवन कहते हैं, इसे विदलन या खंडीभवन कहते हैं। और इसमें बनने वाली संतत कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहते हैं। और जो संतत कोशिकाएं बनती हैं, जो कोशिकाओं का विभाजन होकर बनती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो 16 से 32 जो कोरक खंड ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, जब ये 16 से 32 कोशिकाएं होती हैं तो छोटी छोटी कोशिकाएं जो होती हैं एक ठोस पिंड के रूप में होती हैं, जिसे मारूला कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मारूला कहते हैं। मारूला प्रावस्था के बाद के विदलनों के फलस्वरूप क्या होता है? संतत कोशिकाओं में थोड़ा थोड़ा तरल, संतत कोशिकाएं जो होती हैं थोड़ा थोड़ा तरल पदार्थ का सिक्रीशन करती हैं और भीतरी भाग में एकत्रित हो जाती है। तरल भाग जो है कहाँ एकत्रित हो जाती हैं? भीतरी भाग में एकत्रित हो जाती हैं। अतः अंतःभ्रूण कोरक खंडों ब्लास्टोमियर्स, जो ब्लास्टोमियर क्या होते हैं? जो ब्लास्टोमियर जो सेल होती हैं उनके द्वारा जो सिक्रीशन होता है तो मध्य में एकत्रित हो जाता है। तरल से भरे भाग को हम क्या कर, एक खोखला पिंड बन जाता है। बाद में क्या होता है? जो तरल से भरा भाग होता है वह एक खोखला पिंड बन जाता है। उस अवस्था को क्या कहा जाता है? ब्लास्टुला कहा जाता है। उस अवस्था को क्या कहा जाता है? ब्लास्टुला कहा जाता है। किस अवस्था में, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं, किस अवस्था में 4 जोड़ी कायखंड जो सोमाइट्स बनते हैं वो 4 जोड़ी में बनते हैं? भ्रूण की किस अवस्था में बनते हैं? तो भ्रूण की किस अवस्था में बनते हैं? तो ये जो है 24 आवर्स में, मतलब किस समय, मतलब किस अवस्था में? 24 घंटे में 4 सोमाइट्स बनते हैं। कितने? 4 सोमाइट्स बनते हैं। 24 घंटे में 4 सोमाइट्स बनते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। इसी प्रकार इसके पहले हम लोगों ने देखा था 21 में 2 सोमाइट्स, 24 में 4 सोमाइट्स, 33 घंटे में 13 सोमाइट को हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन में भी चर्चा हो गई है। अब हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शुक्राणु का परिपक्वन होता है, शुक्राणु का जो है शुक्राणु जो स्पर्मेटोजोआ जो होता है मैच्योर होता है। कब मैच्योर होता है? शुक्राणु का जो है मैच्योर कहाँ पे होते हैं, किस स्थान पे होते हैं? तो शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म जो होते हैं, स्पर्मेटोजोआ जो होता है और मैच्योर कहाँ होता है? स्पर्मेटोजोआ जो होता है उसका परिपक्वन कहाँ होता है? मैच्योर कहाँ होते हैं? शुक्राणु का जो है मैच्योर जो है एपिडिडाइमिस में होते हैं। एपिडिडाइमिस में ही शुक्राणु जो होते हैं मैच्योर होते हैं। वृषण की प्रत्येक शुक्रनलिका से एक 2 पतली नली निकलती हैं, 2 पतली नली निकलती हैं, जिसे वास इफ्रेंसिया कहते हैं। वास इफ्रेंसिया कहते हैं। तो शुक्र नली से 2 पतली नली निकलती हैं जिसे वास इफ्रेंसिया कहते हैं। सभी प्रकार की इफ्रेंसिया वृषण के बाहर आकर एक जाल बनाती है। बाहर के, जैसे वृषण टेस्टिस से बाहर आती हैं, बाहर आकर एक जाल बनाती हैं जिसे वृषण जालक कहते हैं। वृषण जालक कहते हैं। इसी वृषण जालिका में से एक मोटी कुंडली नली निकलती है। वहाँ से जाल से ही, वृषण जाल से ही एक मोटी कुंडली नली निकलती है जिसे एपिडिडाइमिस कहा जाता है। तो एपिडिडाइमिस क्या है? एपिडिडाइमिस में ही सभी शुक्राणु जो होता है मैच्योर होते हैं। एपिडिडाइमिस की में ही सभी शुक्राणु जो होता है टेस्टिस से बाहर आकर एपिडिडाइमिस बनता है, मोटी नली, उसी को क्या बोला जाता है? एपिडिडाइमिस कहते हैं। और यहीं पे आकर शुक्राणु जो होता है, स्पर्म जो होते हैं मैच्योर होते हैं। और एपिडिडाइमिस आगे जाकर सकरा होकर क्या बनाता है? शुक्रवाहिनी बनाता है। शुक्रवाहिनी का फॉर्मेशन करता है। शुक्रवाहिनी का फॉर्मेशन अर्धवृषण के द्वारा या एपिडिडाइमिस के द्वारा आगे चलकर शुक्रवाहिनी का निर्माण होता है। उससे पूछा जाए कि एपिडिडाइमिस में क्या क्रिया होती है? शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, मैच्योर होते हैं और वहाँ पे उनका संग्रह भी होता है। वहाँ पे उनका क्या होता है? संग्रह भी होता है। वहीं पे उनका संग्रह भी होता है और वहीं पे वो मैच्योर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज कवर्ड विथ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के द्वारा कौन सा अंग जो होता है कवर्ड होता है? टेस्टिस होता है कि ओवरी होता है कि स्प्लीन होता है कि किडनी होता है? बताइए प्यारे दोस्तों। टेस्टिस जो होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एक लेयर के द्वारा क्या होती है? कवर होती है, कवरिंग की गई होती है। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, मतलब जब पेट के बाहर जो टेस्टिस का आना, मोस्ट होमोथर्म, बहुत से जो होमोथर्म होते हैं, समतापी जो होते हैं, उनमें क्यों पाया जाता है?
कि उनका टेस्टिस जो शरीर से बाहर होता है, ऐसा क्यों कंडीशन बनती है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस जो होता है का अर्थ है टेस्टिस जो होता है पेट से बाहर होता है। तो ये इसका रीज़न क्या है, क्योंकि शुक्राणु को बहुत कम, शुक्राणु के डेवलपमेंट के लिए मतलब क्या होता है टेम्परेचर जो होता है बहुत कम आवश्यकता होती है, मतलब बॉडी के टेम्परेचर से उनको टेम्परेचर की कम आवश्यकता पड़ती चाहिए, इसलिए उन्हें वे टेस्टिस जो होता है, जो समतापी इंडिविजुअल होते हैं उनका टेस्टिस उनके शरीर से जो होता है उनके पेट से बाहर लटकते रहते हैं। तो इसलिए क्योंकि उनमें स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है, क्या है कम ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए जो होम्योथर्म होते हैं उनमें टेस्टिस जो है बाहर अधिकतर होम्योथर्म में टेस्टिस जो होता है शरीर से बाहर होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, फर्टिलाइजिन प्रोड्यूस, फर्टिलाइजिन जो होता है किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। आप जानते हैं फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन दो प्रोडक्शन होता है जो निषेचन के समय होता है। तो फर्टिलाइजिन प्रोड्यूस किसके द्वारा फर्टिलाइजिन का जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो फर्टिलाइजिन जो होता है मैच्योर एग के द्वारा उत्पन्न होता है, मैच्योर एग के द्वारा होता है, और एंटी फर्टिलाइजिन जो होता है ये स्पर्म के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, द माइट, अगला क्वेश्चन है मिड ग्रेस्टुला ऑफ फ्रॉग, मिड ग्रेस्टुला ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के मध्यवर्ती मध्य ग्रेस्टुला करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ, क्या करेक्टर होता है मध्य ग्रेस्टुला में, नई क्या करेक्टर होता है उसमें जो है नई निर्मित अर्केंट्रान को दर्शाता है, उसमें नई निर्मित अर्केंट्रान बनता है। अर्केंट्रान जो होता है ग्रेस्टुलेशन के समय बनता है। तो ये क्या है, ये जो होता है करेक्टर है किसका, मिड ग्रेस्टुला का करेक्टर है कि वहाँ उस समय क्या होता है एंड अर्केंट्रान का बनना, न्यू फॉर्म अर्केंट्रान का बनना ही ग्रेस्टुलेशन का एक करेक्टर है, ग्रेस्टुलेशन का एक करेक्टर है, न्यूली फॉर्म अर्केंट्रान का फॉर्मेशन होना। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इस, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस प्रकार का होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण मतलब किस प्रकार कंडीशन की होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाए तो वह किस कंडीशन की होती है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण जो होता है किससे होता है। आप जानते हैं कि स्पर्मेटोजीनिया से होता है। स्पर्मेटोजीनिया से प्राथमिक जो है स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, ना कि हैप्लॉइड होते हैं। प्राथमिक जो होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं किस कंडीशन के होते हैं, 2n प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, 2n प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, हाउ मेनी स्पर्मेटिड आर फॉर्म फ्रॉम ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हाउ मेनी स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोटाइड बनते हैं, कितने स्पर्मेटिड बनते हैं। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से होता है। हम लोगों ने देखा कि द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है, 2 स्पर्मेटो सेकेंडरी। देखिए हाउ मेनी स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोटिड कितने बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनते हैं, 2 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, बायोटिक पोटेंशियल मीन्स, बायोटिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। जैविक क्षमता से तात्पर्य जीव के जनन क्षमता से होता है। बायोटिक पोटेंशियल का मतलब होता है जैविक क्षमता से तात्पर्य क्या होता है, जीव की जनन क्षमता से होता है। अतः जीव अपने समाज और जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता रखता है वही क्या है, बायोटिक पोटेंशियल होता है। अतः जीव की जनन क्षमता को ही जैविक क्षमता कहा जाता है, बायोटिक पोटेंशियल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स, पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है। मोस्टली वन एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम वन फर्टिलाइज एग। आप जानते हैं कि एक एम्ब्रियो का निर्माण एक डेवलप फर्टिलाइज एग से होता है। तो हाउ मेनी एम्ब्रियो आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए एडल्ट, जब एक एडल्ट में बहुत से अधिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, मतलब सेम टाइम एक ही टाइम में बहुत से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए तो उसी को क्या कहा जाता है, पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। उसी को, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। 10 एडल्ट गिव राइज मेनी लार्वा, और उसमें जो होता है एडल्ट जो होता है बहुत से लार्वा को प्रोड्यूस करता है। यही कंडीशन क्या कहलाती है, द टर्म पॉलीएम्ब्रियोनी, मतलब बहुत से एम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण होना। एडल्ट गिव राइज मेनी लार्वा इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। सो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, बहुत से लार्वा का डेवलप होना, मतलब एक फर्टिलाइज एग से ही जो बहुत से लार्वा का डेवलपमेंट होना, मतलब एक ही समय में
व्हेन मेनी एम्ब्रियो प्रोड्यूस फ्रॉम ए एडल्ट, एक एडल्ट के द्वारा बहुत से एम्ब्रियो का प्रोड्यूस करना सेम टाइम, एक ही समय में, उसे पॉली एम्ब्रियानी कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? पॉली एम्ब्रियानी कहते हैं। एक ही समय में बहुत से लार्वा का प्रोड्यूस करना उसे पॉली एम्ब्रियानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन होना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, उसी को क्या कहा जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या होती है? देखिए, सबसे पहले जो होता है इसमें क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं और टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। वहाँ पे जर्म सेल होते हैं। जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, इनमें ग्रोथ पाई जाती है। स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, 2n के रूप में होते हैं, जिनमें ग्रोथ पाया जाता है। स्पर्मेटोगोनिया 2n के रूप में होते हैं। जर्म सेल के द्वारा क्या बनते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जर्म सेल होते हैं, वहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया बनता है जो 2n के रूप में होता है। इनमें ग्रोथ फेज पाता है, इनमें डेवलपमेंट होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जब इसमें ग्रोथ हो जाता है स्पर्मेटोगोनिया में जो ग्रोथ हो जाता है तो इस कंडीशन को स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जो 2n की ही अवस्था में होता है। ग्रोथ के बाद 2n ही अवस्था में पहला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है। फर्स्ट मेयोटिक जो पहला जो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, ठीक है, तो 2n के रूप होता है। अब यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो है यह जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ही अर्धसूत्री मियोसिस सेल डिवीजन होना स्टार्ट होता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n के रूप में होता है, तो जो किससे बना? स्पर्मेटोगोनिया से बना, जो 2n के रूप में था। स्पर्मेटोगोनिया किससे बना? जर्म सेल से बने। जर्म सेल कहाँ प्रोड्यूस हुई है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में प्रोड्यूस हुई है। तो हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक 2n स्टेज होती है। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया के ग्रोथ जब होता है उनमें, तो उन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है, उसके बाद क्या होता है? मियोसिस सेल डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो 2 सेल्स बनती हैं, तो दोनों सेल हाफ हो जाती है, उनमें गुणसूत्र संख्या क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो होती है स्पर्मेटिड बनते हैं। स्पर्मेटिड जो होता है किसमें? स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाता है। स्पर्मेटोजोआ जो स्पर्म का फार्म है, जो मूवमेंट कर सकता है। स्पर्मेटोजोआ क्या करता है? मूवमेंट करता है। तो स्पर्मेटोजोआ तक विकास, डेवलपमेंट जो होता है, जो होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो आप देखते हैं जर्म सेल से लेकर स्पर्मेटोजोआ, मतलब स्पर्म बनने की प्रक्रिया तक की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये 2 स्टेज आप कह सकते हो। इनमें 2 स्टेज होता है कि एक स्पर्मेटिड बनने तक, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, पहला स्टेज आप कह सकते हो कि स्पर्मेटिड बनने तक की प्रक्रिया। दूसरा मेटामार्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड में मेटामार्फोसिस की क्रिया होती है, उनमें उनके अंगों में परिवर्तन होता है, उसमें पूंछ जैसी स्ट्रक्चर आ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो स्पर्म का फार्म ही होते हैं, और वे क्या करते हैं? स्पर्म बन जाते हैं। स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं स्पर्म की पूर्ण डेवलप स्पर्म बन जाते हैं। तो यह प्रक्रिया जो होती है स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। एमंग गोट, मैन, पिग, काऊ एंड प्लेसेंटल बैरियर बिटवीन द मैटरनल एंड फोइटल ब्लड मिनिमम, मतलब पेरेंटल बेयर बच्चे से जो फोटल जो भ्रूण होता है उसमें जो होता है जो क्या है, जो बैरियर होता है, जो प्लेसेंटा में जो बैरियर होता है, सबसे कम बैरियर कंडीशन किस में पाई जाती है? सबसे कम बैरियर कंडीशन जो होती है मैन में पाई जाती है। मैन है बे हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाई जाती है। मनुष्य में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है? हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाई जाती है। इसमें 3 बैरियर होते हैं। पिग हैज इपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा होती है। पिग में जो होता है इपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा होती है, जिसमें 6 बैरियर होते हैं। इसमें कितने बैरियर होते हैं? 6 बैरियर होते हैं। और काऊ गोट है बे सिंडो में कैसा बैरियर होता है? इपिथीलियोकोरियल प्लेसेंटा जो है पिग में पाया जाता है, जिसमें 6 बैरियर होते हैं। और काऊ गोट में जो है सिंडेस्नोकोरियल प्लेसेंटा काऊ गोट में पाया जाता है, इसमें 5 बैरियर होते हैं। तो काऊ और गोट में सिंडेस्नोकोरियल में 5 बैरियर पाए जाते हैं। पिग में 6 बैरियर पाए जाते हैं। इपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा में जो है 6 बैरियर पाए जाते हैं, जबकि हीमोकोरियल प्लेसेंटा में 3 बैरियर पाए जाते हैं। तो सबसे कम किस में पाए जाते हैं? यही पूछा जा रहा है कि सबसे कम बैरियर जो होता है
जो भ्रूण होता है और मैटरनल माँ के में सबसे प्लेसेंटा के द्वारा जो जुड़े होते हैं उनमें सबसे कम जो होता है बैरियर किस में पाया जाता है, तो मैन में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है। तो मनुष्य में 3, पिग में 6, काऊ गोट में 5 बैरियर पाया जाता है प्लेसेंटा में। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट होता है? रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स आर कॉल्ड एमनियोटा। इन्हें हम क्या कहते हैं? एमनियोटा कहते हैं। मतलब रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स को हम एमनियोटा कहते हैं। बिकॉज क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। किन में? रेप्टाइल में, बर्ड्स में और मैमल्स में जो होता है, इनमें जो होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं? एमनियोटा कहते हैं। एमनियोटा में जो जंतु रखे गए हैं उनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। और एन एमनियोटा में जो रखे गए हैं, एन एमनियोटा, एन एमनियोटा में जो रखे गए हैं वो उनमें जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जैसे फिश और एम्फीबियन में जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। जबकि रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स, रेप्टाइल जो होते हैं, बर्ड्स होती है जो ऊपर, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं इनमें जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है गिल स्लिट्स फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ मैमल। गिल स्लिट्स का फॉर्मेशन मैमल्स में होता है। तो यह क्या दर्शाता है? इंडिकेट पॉलीजेनेटिक रिलेशन को दर्शाता है। गिल का प्रेजेंट होना मैमल में क्या दर्शाता है? फाइलोजेनेटिक से दर्शाता है। क्या दर्शाता है? फाइलोजेनेटिक से दर्शाता है। गिल का प्रेजेंट होना क्या दर्शाता है? फाइलोजेनेटिक से दर्शाता है। स्टेट का प्रेजेंट होना फाइलोजेनेटिक दर्शाता है। तो ये फाइलोजेनेटिक से जो होता है, हैकेल प्रपोज क्या कौन सी थ्योरी दिए थे? हैकेल ने कौन सी थ्योरी दिया था? द थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन थ्योरी को हैकेल ने दिया था। और या इसे हम दूसरे नाम से भी जाते हैं बायोजेनेटिक लॉ कहिए या रिकैपिटुलेशन थ्योरी कहिए। ये किसने दिया था? बायोजेनेटिक लॉ कहिए या रिकैपिटुलेशन थ्योरी कहिए या हैकेल ने, वैज्ञानिक ने दिया था। व्हिच स्टेट दैट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन इट्स डेवलपमेंट टू टेंड द रिपीट स्टेज पास थ्रू बाई इट्स एंसेस्टर के कैरेक्टर को जब कोई इंडिविजुअल रिपीट करता है, एंसेस्टर के कैरेक्टर को कोई इंडिविजुअल रिपीट करता है, उसी को फाइलोजेनी कहते हैं। तो फाइलोजेनी क्या है? गिल स्लिट्स का पाया जाना मैमल्स में क्या कहलाता है? मैमल के भ्रूण में जब गिल स्लिट्स पाया जाता है, मैमल्स के भ्रूण में जब गिल स्लिट्स पाया जाना ही क्या कहलाता है? एंसेस्टर का कैरेक्टर को दोहराता है कि जल से ही उत्पत्ति हुई है। जो मैमल्स हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यह कहता है कि जल से ही हुई है, एक प्रमाण देता है। इसी को फाइलोजेनी कहते हैं। एंसेस्टर के कैरेक्टर को दर्शाता है, जो हमारे पूर्वज हैं उनके कैरेक्टर को दर्शाता है। इसी को फाइलोजेनी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फाइलोजेनी कहते हैं। इस प्रकार प्यारे दोस्तों यह सेकंड पार्ट था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एम्ब्रियोलॉजी से था। इसके बाद और भी पार्ट आएंगे प्यारे दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आपके एग्ज़ाम के से संबंधित हेल्पफुल है, तो प्यारे दोस्तों लाइक तो बनता है वीडियो पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके बाय।